एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो एक ब्रिलियंट लीडर थे, उनके बारे में हजारों मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। शायद आपने भी ऐसे बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज का यह वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आप सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने अपनी 50 साल की जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, उसे मैं आपको सिर्फ 15 मिनट में सिखा दूं, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप कहेंगे, हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। और सच में आज ऐसा ही होने वाला है। साल 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब्स ने एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीखों को सिर्फ 15 मिनट में 3 कहानियों के जरिए बताया था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने स्टीव जॉब्स की वह स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच सुनी है, तो शायद कुछ लोग कहेंगे हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि वह स्पीच इंग्लिश में थी। बहुत से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स इस स्पीच को हाईली रेकमेंड करते हैं और कहते हैं कि हर किसी को इसे एक बार जरूर सुनना चाहिए, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच को सुनने से आप चूक जाएं, ये तो सही नहीं होगा। इसलिए आज मैं स्टीव जॉब्स की उस स्पीच को अपनी जुबान में बहुत ही आसान हिंदी भाषा में आपको सुनाने जा रहा हूं, ताकि आप ये कह सकें कि हाँ, मैंने वह दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच सुनी है। तो कुछ समय के लिए अपने मन की सभी उलझनों और बाहर के शोर को भूल जाइए। आप कुछ ऐसा सुनने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चलो अब शुरू करते हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आप लोगों के साथ सामने खड़े रहकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। सच कहूं तो मैंने कभी किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं किया, और आज पहली बार मैं किसी यूनिवर्सिटी के फंक्शन को इतने करीब से देख रहा हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। कोई बड़ी बात नहीं, बस 3 सिंपल कहानियां हैं। पहली कहानी, जिंदगी को एक धागे में जोड़ने के बारे में। रीड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के सिर्फ 6 महीने बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन पूरी तरह से कॉलेज छोड़ने से पहले मैं वहां लगभग 1.5 साल तक रुका रहा। मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी? यह कहानी मेरी जन्म से पहले की परिस्थितियों से शुरू होती है। मेरी माँ एक अनमैरिड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। वह मुझे गोद देना चाहती थी। वह चाहती थी कि मुझे किसी ऐसे परिवार में गोद दिया जाए जहां माता पिता के पास यूनिवर्सिटी डिग्री हो। एक वकील और उनकी पत्नी ने मुझे गोद लेने के लिए हामी भर दी, लेकिन मेरा जन्म के कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बेटी चाहते थे। आधी रात को उन्होंने मेरी माँ को फोन किया और कहा, हम एक बेटे को गोद नहीं लेना चाहते। अब मेरी माँ ने जल्दी से एक नए परिवार को खोजना शुरू कर दिया। जल्दी ही उन्हें एक परिवार मिल गया जो मुझे गोद ले सके। यह परिवार बहुत खुश था और उन्होंने मुझे गोद ले लिया, लेकिन बाद में मेरी माँ को पता चला कि इस परिवार में से किसी के पास भी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी। मेरे गोद लिए गए पिता तो हाई स्कूल तक भी पास नहीं थे। जब मेरी माँ को यह पता चला तो उन्होंने अडॉप्शन पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे दत्तक माता पिता ने वादा किया कि वे मुझे जरूर यूनिवर्सिटी भेजेंगे। यह सुनकर मेरी माँ ने मुझे दत्तक देने के लिए सहमति दे दी। इस तरह मेरी जिंदगी शुरू हुई। 17 साल बाद मैं सच में यूनिवर्सिटी गया, लेकिन मैंने स्टैनफोर्ड जैसी एक बहुत महंगी यूनिवर्सिटी चुन ली। मेरे मिडिल क्लास माता पिता अपनी सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे। 6 महीने तक पढ़ाई करने के बाद मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह यूनिवर्सिटी मेरे भविष्य में कितना काम आने वाली है, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स मेरी पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला किया और यह भरोसा किया कि आगे चलकर सब कुछ सही होगा। उस समय यह निर्णय बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन आज मैं समझ सकता हूं कि यह मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक था। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद क्या हुआ? जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो मैं उबाऊ क्लासेस से आजाद हो गया और अपनी पसंद की क्लासेस में जाने लगा। यह समय बहुत रोमांचक था, लेकिन बहुत मुश्किल भी। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों के कमरे के फर्श पर सोता था। मैं कोका कोला की इस्तेमाल की गई बोतलें जमा करके कुछ पैसे कमाता था और उन्हीं पैसों से अपना खाना खरीदता था। अच्छे खाने के लिए मैं हर रविवार को 7 मील पैदल चलकर शहर के दूसरी तरफ एक अनाथालय के सामने जाकर खड़ा हो जाता था। मुझे वहां का खाना बहुत पसंद था। मैंने हमेशा अपने क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन को फॉलो किया और बाद में वही चीजें मेरी जिंदगी में बहुत काम आई। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रीड कॉलेज में उस समय शायद देश का सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी कोर्स हुआ करता था। पूरे कैंपस में पोस्टर्स और लेबल्स हाथ से बनाए हुए सुंदर कैलीग्राफी से लिखे होते थे। चूंकि मैं अब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं था, इसलिए मैंने कैलीग्राफी की क्लास ज्वाइन कर ली। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा। मैंने यह भी सीखा कि फोंट्स के बीच स्पेसिंग कैसे कम ज्यादा की जाती है और टाइपोग्राफी को सुंदर कैसे बनाया जाता है। यह एक बेहतरीन कला थी जो विज्ञान से बिल्कुल अलग थी, लेकिन मुझे यह बहुत आकर्षक लगी। तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह ज्ञान मेरे किसी काम आएगा, लेकिन 10 साल बाद जब हमने पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन किया तो यह ज्ञान पूरी तरह काम आया।
मैकिन्टॉश पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने वह कैलीग्राफी कोर्स न किया होता तो शायद मैकिन्टॉश कंप्यूटर में ये खूबसूरत फॉन्ट्स न होते, और चूंकि विंडोज ने मैकिन्टॉश कंप्यूटर की नकल की थी तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में इतने सुंदर फॉन्ट्स न होते। अगर मैंने यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी होती तो मैं कभी कैलीग्राफी नहीं सीख पाता, और अगर मैं कैलीग्राफी नहीं सीखता तो आज पर्सनल कंप्यूटर्स में ये खूबसूरत फॉन्ट्स न होते। जब हम प्रेजेंट में होते हैं तो हमें यह नहीं दिखता कि हमारी जिंदगी की घटनाएं कैसे आपस में जुड़ेंगी, लेकिन 10 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब कुछ साफ नजर आता है। इसलिए आपको फ्यूचर की घटनाओं को जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ यह भरोसा रखना चाहिए कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह आगे चलकर किसी अच्छे कारण से हो रहा है। आपको किसी न किसी चीज में भरोसा रखना ही होगा, चाहे वह आपकी हिम्मत हो, आपका भाग्य हो, आपकी जिंदगी हो या फिर आपका कर्म। अगर आप यह विश्वास रखते हैं कि आपकी जिंदगी की सभी घटनाएं किसी अच्छे नतीजे की ओर ले जाएंगी तो आप अपने दिल की सुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको अपनी दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्यार और हार के बारे में है। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही मेरा पसंदीदा काम मिल गया था। मैं आपको बताता हूं कि एप्पल की शुरुआत कैसे हुए। जब मैं 20 साल का था, मैंने और स्टीव वोज़नियाक ने मिलकर अपने घर के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल के अंदर एप्पल 1-2 अरब डॉलर की कंपनी बन गई जिसमें 4000 कर्मचारी थे। जब मेरी उम्र 30 साल के करीब थी, हमने अपना सबसे बेहतरीन कंप्यूटर मैकिन्टॉश लॉन्च किया, लेकिन ठीक उसी समय मेरी एप्पल से नौकरी चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है। जब एप्पल बड़ा होने लगा, हमने एक बहुत होशियार व्यक्ति को कंपनी में लाया ताकि वह हमारे साथ मिलकर एप्पल को आगे बढ़ाए। पहले कुछ साल सब कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर हमारी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर हमारी सोच नहीं मिली। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस आदमी को रखने के फैसला किया और मुझे बाहर निकाल दिया गया। मैं कानूनी तौर से कंपनी से बाहर कर दिया गया और मेरी सारी मेहनत, मेरे सारे सपने एक पल में बर्बाद हो गए। मैं पूरी तरह टूट गया। कई महीनों तक समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने पुराने एंटरप्रेन्योर्स को निराश कर दिया। मुझे लगा कि मैंने जो जिम्मेदारी ली थी मैं उसे पूरा नहीं कर सका। मैंने डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे माफी मांगी। मेरी असफलता की कहानी हर जगह फैल गई थी। मैंने सोचा कि मैं सिलिकॉन वैली छोड़कर कहीं और चला जाऊं, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि एप्पल से निकाले जाने के बावजूद मुझे अपने काम से उतना ही प्यार था। एप्पल से निकाले जाने से मेरे काम के प्रति प्यार नहीं बदला, इसलिए मैंने फिर से शुरू करने का फैसला किया। तब मुझे ये समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि एप्पल से बाहर निकाला जाना मेरे जीवन की सबसे अच्छी चीज थी। सफलता का सारा दबाव खत्म हो गया और मैं एक बार फिर शुरुआत कर सकता था। इसने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे रचनात्मक समय जीने का मौका दिया। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी और पिक्सर नाम की एक और कंपनी शुरू की। मैं एक बहुत ही शानदार लड़की के प्यार में पड़ा, जिससे बाद में मैंने शादी की। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और आज यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। अब यह मेरी एप्पल में फिर से वापसी हुए। फिर एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में लौट आया। आज एप्पल की सफलता का आधार वही टेक्नोलॉजी है जिसे हमने नेक्स्ट में बनाया था। उधर मैं और मेरी पत्नी लॉरेन ने मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाया। अगर मुझे एप्पल से बाहर ना निकाला गया होता तो शायद यह सब नहीं हुआ होता। कभी कभी जिंदगी हमारे सिर पर ईंट मारती है, लेकिन हमें भरोसा नहीं खोना चाहिए। आगे बढ़ते रहने की ताकत मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। अपना पसंदीदा काम ढूंढो। तुम्हें जरूर वह काम ढूंढना चाहिए जिसे तुम दिल से पसंद करते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपने जीवन साथी को खोजते हो। तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे काम से जुड़ा रहेगा। तुम तब तक अपने काम में पूरी तरह खुश नहीं हो सकते जब तक तुम वह काम नहीं कर रहे जिसे तुम सच में पसंद करते हो। अगर तुमने अभी तक अपना पसंदीदा काम नहीं खोजा है तो खोजते रहो, रुकना मत। जब तुम्हें वह सही काम मिल जाएगा तो तुम्हारा दिल खुद बता देगा। अब मैं आपको अपनी तीसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक लेख पढ़ा था। उसमें लिखा था, अगर तुम हर दिन ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो एक दिन सच में तुम्हारा आखिरी दिन आ ही जाएगा। इस बात ने मुझ पर गहरा असर डाला। तभी से 33 सालों तक मैं हर सुबह आईने के सामने खुद से एक ही सवाल पूछता था, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूँ। अगर लगातार कई दिनों तक इसका जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता कि मुझे अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। मृत्यु का एहसास और उसका प्रभाव, मैं जल्दी मर जाऊंगा, इस सोच ने मुझे जिंदगी में बड़े बड़े फैसले लेने में सबसे ज्यादा मदद की है। जब तुम इस सच को समझ लेते हो कि तुम एक दिन मरने वाले हो
तो फिर तुम्हारे डर, असफलता की चिंता, घमंड, ये सब कुछ बेकार लगने लगता है। जो सच में जरूरी है वही बचा रहता है। मुझे यह पक्का यकीन है कि खुद को मृत्यु के करीब समझना ही जीवन के बड़े फैसले लेने का सबसे अच्छा तरीका है। लगभग 1 साल पहले मुझे कैंसर हो गया था। एक दिन सुबह 7:30 पर मेरा स्कैन हुआ। स्कैन में साफ साफ दिखा कि मेरे पैनक्रियास में एक ट्यूमर है। डॉक्टरों ने बताया कि यह एक ऐसा कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 से 6 महीने का समय है। उन्होंने मुझे घर जाकर सब कुछ तैयार करने के लिए कहा, यानी मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा। इसका मतलब था जो भी बातें मैं अपने बच्चों को अगले 10 सालों में सिखाना चाहता था, वे सब कुछ अगले कुछ महीनों में कह डालो, सब कुछ सुलझा लो, ताकि परिवार को कम से कम दुख हो। अपने चाहने वालों को अलविदा कह दो। मौत के इतने करीब जाना, उस दिन मेरी डायग्नोसिस हुई और शाम को मेरी बायोप्सी हुई। डॉक्टरों ने मेरे गले से एक एंडोस्कोप डाला जो मेरे पेट और इंटेस्टाइन के अंदर तक गया। फिर उन्होंने एक सुई से ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकाली। मैं बेहोश था, इसीलिए मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब मेरी बायोप्सी रिपोर्ट आई तो मेरी पत्नी ने बताया कि डॉक्टर रिपोर्ट देखकर रोने लगे थे, क्योंकि जिस पैंक्रियाटिक कैंसर का मुझे डर था वह दरअसल एक ऐसा टाइप निकला जिसका इलाज संभव था। फिर मेरा सर्जरी हुआ और अब मैं ठीक हूँ। मृत्यु का सबसे नजदीकी अनुभव ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कई दशकों तक मुझे मौत के इतने करीब दोबारा न जाना पड़े। पहले मृत्यु मेरे लिए सिर्फ एक विचार थी, लेकिन इस भयानक अनुभव के बाद अब मैं इसे और गहराई से समझ सकता हूँ। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन पर मैं पहले से ज्यादा विश्वास करता हूँ। सच तो यह है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी मरना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मृत्यु ही हमारी आखिरी मंजिल है। कोई भी इससे बच नहीं सकता और शायद यही सही भी है। मृत्यु शायद जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जीवन को बदलने का माध्यम है। मृत्यु पुराणों को मिटाकर नए के लिए जगह बनाती है। इस समय नया तुम लोग हो, लेकिन कुछ सालों बाद तुम भी पुराने हो जाओगे और किसी नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ दोगे। ये सच्चाई थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यही जीवन का नियम है। खुद की जिंदगी जियो, दूसरों की नहीं। तुम्हारे पास समय बहुत सीमित है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। दूसरों की सोच के अनुसार खुद की जिंदगी मत चलाओ। दूसरों की राय के शोर में अपनी अंदर की आवाज को दबने मत दो। सबसे जरूरी बात, अपने दिल की सुनो और उस पर अमल करो। केवल तुम्हारा दिल ही जानता है कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। जब मैं युवा था तब एक पत्रिका हुआ करती थी, द होल अर्थ कैटलॉग। हमारी पीढ़ी के लिए वह एक पवित्र ग्रंथ की तरह थी। इसे स्टीवर्ट ब्रांड नाम के व्यक्ति ने निकाला था। यह 1960 के दशक का अंत था। उस समय कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं थे, इसलिए यह टाइपराइटर्स, सिजर्स और पोलारॉइड कैमरा से बनाई जाती थी। यह पत्रिका गूगल की तरह थी, लेकिन गूगल के आने से 35 साल पहले स्टीवर्ट और उनकी टीम ने इसके कई संस्करण निकाले। आखिरी संदेश, स्टे हंग्री स्टे फूलिश 1770 के दशक के मध्य में जब इस पत्रिका का आखिरी संस्करण निकला, उसके पीछे के कवर पर एक गांव के रास्ते की तस्वीर थी। उसके नीचे एक संदेश लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। यह उनका आखिरी संदेश था। मैंने हमेशा इस संदेश को अपनी प्रेरणा बनाया और आज तुम्हारी जिंदगी के इस नए सफर के लिए मैं तुम्हारे लिए भी यही दुआ करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त माइनू चलता हूँ, बाय।